This is the first class for thermodynamic physics. हाँ, थर्मल फिजिक्स का, दैट मीन्स ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये दो सब्जेक्ट है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। एक है थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है हीट, जिसको हम थर्मल फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स जो है वो दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इट हैज़ वेरी लार्ज एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस लाइक केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह हर जगह पे है। और फिजिक्स या केमिस्ट्री के डोमेन में नहीं, आप अपना जो है माइक बंद करिए, सिर्फ मुझे ही बोलना है, ठीक है। सब बंद करो अपना माइक, ठीक है। सो अब क्या होगा कि आगे जाके जैसे थर्मोडायनेमिक्स ऊपर जाके फिजिक्स में कन्वर्ज करता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। वी हैव थ्री मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इट्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सो दैट्स सो कह सकते हो 3-4 मैकेनिक्स हम लोग को पढ़ना होता है फिजिक्स में। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय एंड लार्ज द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टूल्स है। ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये यूज़ होती है जैसे मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो इंटरैक्टिंग गैस है, ठीक है, इस टाइप का बहुत ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। दैट मीन्स कोई भी फिजिक्स जो आपके फिजिकल सिनेरियो है जिसके इम्पोर्टेंस है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आती है। थर्मोडायनामिक्स ऊपर जाके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को थर्मोडायनामिक्स से अलग नहीं कर सकते, ऑल्दो इन योर सिलेबस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी आप अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो मे बी एमएससी में करोगे, फिजिक्स वाले हो सकता है बीएससी फाइनल ईयर में करे, तो कहीं ना कहीं आपको करना होगा। एंड दिस कोर्स एक्चुअली कन्वर्जेस टुवर्ड्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। एंड व्हाट इज हीट? हीट इज जस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो हीट में हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कुछ एप्लीकेशन रहेगा एंड कुछ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन रहेगा। सो ये जो सिलेबस है ये दो अलग सब्जेक्ट का है, एक है कोर सब्जेक्ट दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल फिजिक्स इज अ एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा मैथ इन्वॉल्व है बट इट इज बेसिकली एप्लीकेशन, ये कोई अपना अलग सब्जेक्ट नहीं है, इट्स एप्लीकेशन। अब हमारा जो पोर्शन है इसमें जो है मेनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये एक आइडियल गैस का है, ठीक है, उसकी काइनेटिक थ्योरी हम पढ़ेंगे, तो इट्स एप्लीकेशन, फाइन। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक तो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट हम लोग पूरा ये जो कोर्स को कवर करेंगे ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वन इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये 1900 सेंचुरी के पहले का डिस्कवर है, 1870 से लेके आगे हुआ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टार्टिंग। मैक्सवेल माने जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़े थे वही वाला मैक्सवेल, ठीक है। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ये 1900 सेंचुरी का स्टार्टिंग में खत्म हो गया। इसके बाद दो और स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुआ था, एक था फर्मी डिरैक जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए, स्पिन पार्टिकल्स के लिए काम में आता है, और आगे जाके बोस आइंस्टाइन। बोस आइंस्टाइन माने आपका एस.एन. बोस एंड आइंस्टाइन की स्टैटिस्टिक्स जो फोनॉन मैग्नॉन स्पिन जीरो इंटीजर स्पिन के लिए यूज होती है। तो ये दोनों स्टैट में पढ़ेंगे बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अभी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये एकदम बेसिक है, ये मान सकते हो 1900 तक ये बन चुका था, हम लोगों को पता था कि कैसे चीज़ें होती है। इसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। तो ऑल्दो हम फॉर्मली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं कराएंगे लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, फाइन। एंड जब ये हो जाएगा एंड दिस अदर टीचर जब आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा लेंगे तब मैं जो है आपका थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का पोर्शन को कराऊंगा, फाइन। एंड आई हैव 15 आवर्स, दैट मीन्स 15 क्लासेस विद इन विच आई हैव टू कंप्लीट, ईच क्लास इज 1 आवर, फाइन। तब आती है नेक्स्ट, तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? तो मैं बेसिकली आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बता रहा हूँ बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन मेरा छोटा है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग आइडियल गैस, एंड यू नो आइडियल गैस आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े हो, उसके कुछ लॉस होती है लाइक दे डोंट इंटरैक्ट, हाँ, तो दे डोंट ऑक्यूपाई एनी फिजिकल वॉल्यूम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें है आइडियलाइज्ड कंडीशन। देन वी नो दैट वी हैव डेवलप्ड सम PV इक्वल टू nRT टाइप ऑफ फार्मूलास जो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। देन वी नो CP/CV इक्वल टू गामा वगैरह वगैरह।
सॉरी CP by CV is गामा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है, वी ऑलरेडी नो इट, ठीक है। बट तो आइडियल गैस के थोड़ा बहुत आइडिया हमें है, तो इसको इट्स नथिंग न्यू। तो इस सब्जेक्ट में क्या करेंगे कि बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से कैसे वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेलोसिटी किसका, आई एम कमिंग, कि जैसे मान लो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे गैस की मॉलिक्यूल्स है, तो सबकी तो एक वेलोसिटी नहीं होती है, कुछ का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्स एक्सिस में मान लो आप वेलोसिटी का वैल्यू दिए, वाई एक्सिस में मान लो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो वेलोसिटी है। तो अगर ज़्यादा मे बी गॉसियन, इट मे बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि सारे गैस मॉलिक्यूल्स की एक वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेलोसिटी मीन्स यू हैव बोथ द डायरेक्शन एंड द स्पीड। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस आपके मिल जाएंगे, ओके। सो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को डिराइव करेंगे फॉर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियल गैसेस। म्यूट हो जाओ भाई, फाइन। तो एंड देन कम्स की कौन सी बुक हम फॉलो करेंगे। यहाँ देखो रेफरेंस बुक्स में कई तो दिया हुआ है, तो मैं जो फॉलो कराऊंगा ये वाली है, इनमें से कोई भी नहीं है। आई विल फॉलो दिस बुक, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स, ये ऑक्सफोर्ड की है, कहाँ गया, ब्लंडेल की किताब है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगी या फिर ऑनलाइन भी आप लिख सकते हो। ये ऑक्सफोर्ड की दोनों है प्रोफेसर, मैं इसके किताब को फॉलो कराऊंगा, कॉन्सेप्ट इन थर्मल फिजिक्स, ठीक है। एंड मैंने देखा है इंडियन ऑथर्स की कई किताबें मैं नहीं फॉलो करता। एक तो जैसे ये थर्मोडायनेमिक्स है, फर्मी का है, 1956 का, बहुत पुराना है। ये किसका है, सीयर्स एंड सेलिंजर की है। ये किताब भी मेरे पास है, बट ये भी इतना रीडेबल नहीं है। आई कैन शो यू दैट बुक, आई डोंट, मुझे मज़ा नहीं आया इस किताब को। आई मीन दैट कैन बी, अब जब आप सब्जेक्ट सीख गए तब पढ़ने के लिए काम में आ सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स ए वेरी गुड टेक्स्ट बुक। एंड इंडियन ऑथर मैं नहीं फॉलो करूँगा। एक है मैं साहा श्रीवास्तव, इस बिग नेम, मेघनाथ साहा की किताब है, बहुत अच्छी है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द स्टार्टिंग बुक, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मान लो ये दोनों है, ये सब ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर है, तो ये आप मान लो 20-30 साल पढ़ाए हैं, तो धीमे धीमे टीचिंग का एक्सपीरियंस से इन्होंने जो है चीज़ों को कितने ईजी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको डेवलप किए हैं। तो ये जो किताब है बहुत ईजी है एंड वेरी फ्रेंडली, ठीक है। तो जैसे आपकी शुरुआत की किताब, जैसे ये आपकी फर्मी वगैरह पढ़ोगे, 1950 की किताब है, तो वो मान सकते हो कि सब्जेक्ट जब डेवलप हुआ उसके 20-30 साल बाद लिखी हुई है, तो उतना माने नॉट रीडेबल। वंस यू नो द सब्जेक्ट देन यू कैन एंजॉय इट, बट वो उतना बेहतर नहीं है। जैसे साहा की किताब है 1970 की लिखी हुई, तो दिस बुक्स आर श्योरली गुड बुक्स, बट ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं मानेंगे। अब जैसे ये किताब है, ये आपका आया है आई थिंक हार्डली 10 ईयर्स एगो, ठीक है। तो एंड दिस बुक इज़ वेरी रीडेबल। 2006 का फर्स्ट एडिशन है, हाँ भी हो गया, 10 साल के ऊपर ही हो गया। एंड मैं जो ऑनर्स कोर्स है उसमें भी यही किताब को फॉलो कर रहा हूँ। इट्स वेरी रीडेबल बुक। एंड आपके पूरा जो है कोर्स इसमें से आ जाएगी, जो पूरी जो कोर्स है काइनेटिक थ्योरी वाली, पूरा इसमें से मिल जाएगा। एंड आई विल डिटो फॉलो दिस बुक। आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकता है, मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि ये मैं दे नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, बट यू कैन अरेंज इट, गूगल भी कर लो या यू कैन परचेस इट। सर लाइब्रेरी में हो सकती है ये? लाइब्रेरी में होगा, लाइब्रेरी में आओगे कैसे अभी? ओके, लाइब्रेरी अभी में तो नहीं सर, मिनट से बाद में। बात का बाद में देखेंगे, बाद में तो मिल ही जाएगा, सब है। बट अभी की सोचते हैं ना, अभी क्या करेंगे, तो अभी आप गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। मैं नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है यू कैन नॉट डू दैट, इट्स अ क्राइम, सो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट गिव यू, बट मैं इससे पढ़ाऊँगा ज़रूर, ठीक है। आई विल फॉलो दिस बुक। हाँ, और स्टडी, और इसमें मैं एक चीज़ ये देखा हूँ कि अगर मैं सीधा बुक से फॉलो करता हूँ तो एक फ़ायदा ये होती है, क्योंकि आई विल फॉलो वर्ड बाय वर्ड, एकदम जैसा उस किताब में है वैसे ही फॉलो करूँगा। और ये एक्सीलेंट किताब है, बहुत इजी है
आई कैन शो यू द बुक, लाइक हम फॉलो करेंगे, आज ये पहला चैप्टर है, ये हम फॉलो करेंगे काइनेटिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो बेसिक डेरिवेशन है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। एंड आई कैन टेल यू इट्स वेरी वेल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और मैं जस्ट फॉर योर कितना टाइम हुआ, आधा घंटा 15 मिनट हो चुका है बाबा। एक किताब मैं और आपको दिखाता हूँ जो मैंने रखा है, इसकी यू कैन सी इट ऑल्सो। ये जो है आपके ऑरेटो रेफरेंस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली सेलिंजर की किताब है, नरोसा इंडियन में भी आ गया है। आई कैन टेल यू दिस इज इतना मज़ा नहीं आएगा इसको पढ़ने में, बहुत पुरानी है, 1960 है, उस टाइम की प्रेजेंटेशन अलग होती थी। तो बेसिकली आपको जो है ये चैप्टर करना होता है, कौन सा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं, हीट पे जाते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी चैप्टर 9। तो यहाँ पे अगर हम चैप्टर 9 पे चलते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस व्हाई आई हैव चोजन दिस बुक, बिकॉज हाँ, कभी भी इंडियन ऑथर की किताब नहीं पढ़ेंगे, वो अंग्रेजी में गड़बड़ रहेगा, कॉन्सेप्ट में भी क्या बोल रहा है आपको क्या समझ में आ रहा, बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑलवेज फॉलो, कम पढ़ो लेकिन स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं, ठीक है। वी आर हियर, जो आपका जो कोर्स मटेरियल है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाली चैप्टर, ये है आपकी काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, तो हम इस किताब से भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट फाइंड दिस इज़ अ वेरी फ्रेंडली, बहुत आई मीन वंस यू नो द सब्जेक्ट देन इट इज़ गुड, लेकिन फर्स्ट रीडिंग के लिए इट्स टफ, तो मैं इसको नहीं फॉलो करूँगा। बट दिस इज वन ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स, हो सकता है बाद में मे भी आप अगर हो जाए एक दो प्रॉब्लम करवा सकते हैं इससे, मे बी, तो दैट इज़ वाई आई विल नॉट फॉलो दिस बुक। तो ये अच्छी किताब है बट आई डोंट एंजॉय इट, इट्स नॉट ईजी, नॉट फॉर द फर्स्ट रीडिंग, इट इज़ नॉट ईजी। फाइन, तो इसको गायब करते हैं। तो मेरे पास सारे स्टैंडर्ड बुक्स है, मेरे पास आपके जो है मेघनाथ शाह की भी किताब है, शाह श्रीवास्तव, मेघनाथ शाह बिग नेम, इंडियन साइंटिस्ट था, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो इन्हीं के नाम पे है, स्टैडमैक का बिग नेम है। बट इनका किताब भी मेरे पास है, वो भी फर्स्ट रीडिंग के लिए वो भी उतना सुटेबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई हैव चोजन दिस वन, ठीक है, स्टीफन ब्लंडेल एंड कैथरीन ब्लंडेल की, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, इनकी किताब मैंने चूज़ किया। फाइन, एंड नाउ योर सिलेबस में आप देख सकते हो पहला जो पार्ट है वो है मैक्सवेल लॉ, दैट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बेसिस पे आपके जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिराइव करना, ठीक है। देन आपके कॉन्सेप्ट आएगा मीन फ्री पाथ की, ठीक है, व्हाट इज अ मीन फ्री पाथ, उसकी डेरिवेशंस, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपका पहला पोर्शन है जो थोड़ा टफ है। वंस यू हैव डन इट देन हम चले जाएंगे सेकेंड पार्ट में, उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, उसमें हम लोग गैस के लिए विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन वगैरह सीखेंगे। एंड देन द फाइनल वन दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, बट इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पूरे कोर्स का जो क्रीम है वो मान लेते हैं मैक्सवेल के लॉ को डिराइव करने में एंड अ बिट इन विस्कोसिटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। फाइन, तो ये था इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे हमने कहे थे कि आइडियल गैस के जो स्टैटिस्टिक्स हमने पिकअप करेंगे वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को यूज करके कैसे हमारे जैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर, जैसे कह लेते हैं कि वेलोसिटी मान लो किसी एक डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन होगा, दैट मीन्स मान लो अगर हमारे पास 10 टू द पावर 10,000 मॉलिक्यूल्स है और उसमें से मान लो 100 मॉलिक्यूल्स का इस वेलोसिटी रेंज में वेलोसिटी आती है, देन मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन क्या होगा 100/10,000। तो ये जो फॉर्म है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे हम निकालेंगे, वो पहला काम है हमारा, ठीक है। वंस वी नो दैट देन जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में
ये विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन वगैरह है, उसको डिराइव कर सकते हैं। फाइन। सो आपको दिख गया कि जो कंटेंट है वो क्या है, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज वेरी स्मॉल पार्ट, जो कि आपका जो यूनिट 1 है वो जब हो जाएगा तब ये स्टार्ट होगी। सो अब तक तो कहानी बोल रहे थे और सिलेबस पे डिस्कस कर रहे थे। फाइन। और इसकी एप्लीकेशन क्या, माने ये सीख के आपको क्या, माने व्हाट यू विल, इससे केस स्टडी, कुछ अच्छे मैथमेटिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। इस माने कोर्स को सीखने से आपको क्या मिलेगा, एक तो आप पहला जो है क्लास 12 की फिजिक्स से बाहर आएंगे, एडवांस चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। फ्लैश लाइट की तरह आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे, वो एक स्टैटिस्टिक्स है। मैं कभी करवा दूंगा एंसेम्बल थ्योरी क्या होती है बाद में, अभी नहीं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको सीखेंगे। फिर उस स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके कैसे हम तरह तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप वो सीखोगे। देन हाउ टू यूज इट टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन, ये सारे टर्म आप जानते हो क्योंकि 11-12 की फिजिक्स में थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ाया गया है, विस्कोसिटी पढ़ाया गया है, ठीक है, ये मटेरियल ऐसे कंडेंस मैटर पढ़ाया गया था। अब गैस के केस में एग्जैक्टली वो चीज कैसे निकाली जाती है वो इस कोर्स में आप सीखोगे। ओके, तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो अब हम चलते हैं मेरा पहला जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास में। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेरा क्लास। अभी तो जस्ट हम लोग जो है ये सब्जेक्ट क्या है, आपके सिलेबस क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। फाइन, सो लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। सो आज के क्लास में हम जस्ट आपको ये जो आई मीन या दिस अ न्यू वन एंड थोड़ा सा हो सकता है मैथमेटिकली टफ हो, बट पहले तो चीज़ों को फिजिकली क्या है, हम क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा समझते हैं। तो यस, आई विल स्टडी फ्रॉम द बुक। ठीक है, मैं देखा हूँ कि ये थोड़ा सा शायद जैसे आप लोग अभी तक क्लासरूम में बोर्ड से कर रहे थे, वो भी एक तरीका है, लेकिन अगर किताब से पढ़ते हैं तो कई फ़ायदे हैं। एक तो पहला जो चीज़ है, आपके पास पूरा मटेरियल है। ठीक है, हाँ बाय द वे सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं कॉपी पेन लेके बैठोगे। ठीक है, मैं एक एक करके फॉर्मूला को डिस्कस करते जाऊंगा, आप सारे के सारे फॉर्मूला को लिखते जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में वीडियो गेम चल रहा है, ये नहीं चलेगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने कॉपी सामने रखो, पेन सामने रखो, एक एक जो इक्वेशन आएगा, एक एक जो फिगर आएगा ड्रॉ करते जाओ, अपना नोट बनाते जाओ। एंड आई एम ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो क्लासेस ऐसे होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वीडियो चला के भाग गए, ये नहीं चलेगा। एंड कुछ लोग पीपीटी में करा रहे हैं, बट मैं ये देखा हूँ कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट बुक है और अगर आप पूरा का पूरा उसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो कई फ़ायदे हैं। एक तो चीज़ें इजीली होगी और चीज़ें तेज़ी से भी होगी, क्योंकि पूरा चीज़ आपके पास, कोई भी चीज़ अननोन नहीं है, यही किताब है, इसी किताब को ही हम फॉलो करा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा होता है ना। तो आई थिंक दैट व्हाई नॉट टू ट्राई इन दैट वे। फाइन, तो अब आते हैं पहला चीज़ क्या है, थोड़ा मैथमेटिक्स में जाने के पहले फिजिकली चीज़ों को देखते हैं। तो पहला ग्राफ में आते हैं, फर्स्ट फिगर क्या है ये देखो, लुक एट फिगर 5.1। ठीक है, तो फिगर 5.1 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 ठो एक्सिस है, Vx, Vy, Vz, एंड इट्स अ कार्टेशियन एक्सिस, 90 डिग्री में है तीनों। देन वी हैव अ वेक्टर v। ठीक है, तो पहली बार हम जो पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस जो कि जियोमेट्री में हम लोग किए थे, उससे हम वेलोसिटी स्पेस की कॉन्सेप्ट में आए। ठीक है, वेलोसिटी स्पेस का कॉन्सेप्ट मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ जैसे x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन जो आपके जियोमेट्री में थी, नहीं होता x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, हम सिर्फ पोजीशन वेक्टर को जानते थे कि किसी पोजीशन वेक्टर का एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट, एक z कोऑर्डिनेट, देन आई कैन ड्रॉ अ वेक्टर, तो उसको कहते हैं स्पेस, फिजिकल स्पेस, पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस। ठीक है, सिमिलरली आई ड्रॉ ए वेलोसिटी स्पेस, जहां पे हर वेक्टर जो है
एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसका 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा है वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। सो प्लीज रिकॉग्नाइज दैट दिस इज नॉट ए पोजिशन कोऑर्डिनेट स्पेस, इट इज अ वेलोसिटी स्पेस। ठीक है, आगे जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे इस तरीके से तरह तरह के जो है डिफरेंट फेज स्पेस पे आपको जाना पड़ेगा। तो अब बीएससी के स्टार्टिंग में सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट स्पेस, जो कोऑर्डिनेट स्पेस है उससे काम नहीं चलेगा। फाइन। अब जैसे कि हम लोग पहले ही बताए थे कि एक कंटेनर में मान लेते हैं कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, एंड एटलीस्ट टू द पावर 1 मोल, दैट मीन्स 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है। So big number of molecules, ठीक है, and these are ideal gas, that means they don't interact, they don't occupy individual volumes। और जो भी उसकी जो क्लास 12 में हम लोग फंडा पढ़े थे आइडियल गैस की जो फंडे होते हैं, ठीक है, वो सारे एप्लीकेबल है। अब क्या होता है कि जरा इस गैस की इस जो असेंबली है उसको समझते हैं। उसमें हर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी, कोई मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा कोई ऐसे जा रहा, दैट मीन्स हर मॉलिक्यूल्स जो की है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जो दूसरे एक मॉलिक्यूल्स से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, फाइन। एंड वेलोसिटी मीन्स वी हैव बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। सो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेलोसिटीज की स्पीड सेम हो, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सेम बट डायरेक्शन अलग है, फाइन। तो ऐसा हो सकता है। तो ये है आपका एक बेसिक जो है असेंबली ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो हमारा पर्पस क्या है, हमें ये बताया गया इस कंटेनर में मान लो 2n 3n सम मोल्स में एक लार्ज नंबर में गैस मॉलिक्यूल्स है। पहला चीज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अब हम वेलोसिटी से स्पीड पे जाएंगे, दैट मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड पे जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई चलो कि कुछ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है एक वैल्यू है v टू v प्लस डेल्टा v, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मान लो 100 मीटर पर सेकेंड टू 102 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक रेंज हम बता दिए। 100 से 102 मीटर पर सेकेंड ये जो रेंज है स्पीड की, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन है, दैट मीन्स अगर मान लो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल है और अगर 100 मॉलिक्यूल का स्पीड उस रेंज पे आता है तो वेलोसिटी फ्रैक्शन क्या होगी 100/1000, ठीक है। तो हमको ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक डेटा सेट जिसमें मान लो हम एक्स एक्सिस में जो आपके स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है जो डिटरमाइन करना है, यहाँ पे होगा स्पीड, और वाई एक्सिस में मान लो हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ दैट मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, ठीक है, एक बेसिक एक आइडिया। तो हमें वो डेटा सेट या फिर कहें वो ग्राफ को जनरेट करना है कि हमें उससे पता चलेगा कि भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, कितने के अंदर वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, उसकी रेंज क्या है। जैसे एक नहीं होता है गाउसियन का एक डंबल शेप होता है, तो उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, ठीक है, 1/√2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सारी चीजें हमको निकालनी है, फाइन। तो हम पहला काम ये करेंगे, अब थोड़ा सा मैं बुक को छोटा करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन 5.1 को लिखो कि हमारा एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, v is the speed or magnitude of the velocity and what it will be half, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, so half m vx square, half m vy square and half m vz square, ठीक है। this is the first equation where vx vy vz are the component along Cartesian x y and z direction, fine। तो इसको जो है आप पहला इक्वेशन की तरह अपने कॉपी में लिखो कि एक ऐसा किसी भी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, आइडियल गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सब जीरो है, फाइन, बिकॉज दे डोंट इंटरैक्ट, ओनली काइनेटिक एनर्जी, फाइन। इसको हमने लिख लिए, सबसे आसान चीज। अब आएंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहां पे ये स्टेटमेंट जो है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे हम ये स्टेटमेंट को बोलेंगे। स्टेटमेंट क्या है, जस्ट लुक एट इट। वी डिफाइन, इसको अब लिखो धीमे 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 धीमे, स्टेटमेंट को लिखो। मैंने जो हाईलाइट कर दिया है इस पोर्शन को थोड़ा अब लिखो। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। वी डिफाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, इसको लिखो। वी डिफाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन as the fraction of molecules with velocity, say in the x direction, between vx and vx plus dvx as gvx dvx। माने इसका मतलब क्या है, वो जो एक वेलोसिटी था उसका x एक्सिस का जो कंपोनेंट है vx, उसकी वैल्यू मान लेते हैं, एक रेंज ले लिया vx टू v प्लस dvx, ठीक है। तो उस रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, माने फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा। उसको हम लिखेंगे gvx, दैट मींस g इज नथिंग बट ए फंक्शन, एंड dvx, ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑलवेज एक जो इंक्रीमेंटल फंक्शन डेल्टा vx रहेगा, बिकॉज ये हम आपके एक रेंज पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को लिखो। पहला, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको कहेंगे, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट मींस वी आर डिफाइनिंग g ऑफ vx, ठीक है। तो g ऑफ vx को डिफाइन करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखे। ये स्टेटमेंट क्या था, वी डिफाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी in the range between Vx and Vx plus dVx as GVx dVx. That means GVx dx represents the fraction of molecules who have x component of velocity between Vx to Vx plus dVx. Fine. अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने का है। मान लो कि दो अलग वेलोसिटी है, ठीक है। एक वेलोसिटी का वैल्यू है Vx, बट दूसरा है Vy1, Vz1। दूसरा मॉलिक्यूल्स की x कंपोनेंट है Vx, y कंपोनेंट है Vy2, z कंपोनेंट है Vz2। दैट मींस दोनों मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी टोटल वेक्टर दैट कैन बी डिफरेंट, बट मे बी इट इज पॉसिबल दैट देयर x कंपोनेंट इज सेम। ये संभव है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कंपोनेंट के हिसाब से इसको देख रहे हैं, ना कि टोटल वेलोसिटी के रूप में। Fine. Sir, can you sir. repeat this last sentence what you said? फॉर एग्जाम्पल सपोज हम दो मॉलिक्यूल्स को लिए, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल्स का जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा हो सकता है कि वो इंटायरली लुकिंग डिफरेंट। एक मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, एक मान लो थोड़ा सा लोअर डायरेक्शन में जा रहा, बट इट इज पॉसिबल दैट इन दो मॉलिक्यूल्स जो था उसकी वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट सेम हो। ये संभव है, ठीक है। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसकी z या y कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, बट इट इज पॉसिबल दैट देयर x कंपोनेंट इज सेम। फाइन, ये संभव है। तो मैं इसलिए ये स्टेटमेंट बताया कि अगर vx की वैल्यू, माने x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू मान लो एक चोजन एक रेंज के अंदर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी बाकी कंपोनेंट भी सेम होगा, ठीक है। इसका ऐसा मतलब नहीं है। बाकी कंपोनेंट कैन बी डिफरेंट, एज ए रिजल्ट टोटल वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट, बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आया? ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि देन हाउ टू राइट अ मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आएगा। इशू ये आएगा कि हम लोगों ने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन जो स्टैटिस्टिक्स है उसको नहीं पढ़े हैं, ठीक है। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इस किताब के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। मैं जस्ट उसकी जो कोर है, फाइनल रिजल्ट है, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ये मान लेता है कि अगर आपकी एनर्जी E है,
ठीक है। तो किसी एक चीज के लिए, जैसे मान लो आप एक स्पीड है, या फिर आप वाइब्रेट कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एक आपका पोटेंशियल एनर्जी है, व्हाटएवर, उसके वजह से अगर आपकी सिस्टम की एनर्जी ई है, देन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलोज एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के टी। ठीक है, ये जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल इन ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, इसको कहा जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर सिस्टम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है, तब e to the power minus e by kt, where e is the energy of the system, represents my distribution function. Okay? अब हमें ये मत पूछना है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो अगर ये फॉर्मूला पे हमें जाना है तो हमें चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा। चैप्टर 4 में ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में नहीं है, वही नहीं है, ये मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे इसी किताब में, क्योंकि ये किताब में आपको पूरा सब चीज मिल जाएगा, तो इसमें कैनोनिकल एंसेम्बल की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो, आई जस्ट वांट टू सी यू, देखो चैप्टर समरी में आते हैं, ठीक है। बीटा इज 1/kt, ये जो देखो, ये कैनोनिकल एंसेम्बल, डोंट आस्क मी व्हाट इज कैनोनिकल एंसेम्बल, आई विल टेल यू, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट। हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें से हम कैनोनिकल एंसेम्बल को बनाते हैं। तो ये अभी आपके, हो सकता है ये कोर्स के बाद मैं आपको पढ़ा दूं, लेकिन अभी मान लो कि एक एंसेम्बल है, एंसेम्बल मतलब एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, टोटल वॉल्यूम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से हम लोग 3 टाइप के एंसेम्बल बना सकते हैं, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। मतलब क्या है बाद में पता चलेगा, अभी इतना जान लो, एंसेम्बल का मतलब होता है असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल बहुत लार्ज नंबर में। और हर जो एंसेम्बल है कैनोनिकल या माइक्रो कैनोनिकल, उसमें कुछ पैरामीटर्स फिक्स होता है। पैरामीटर मींस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, लाइक टेम्परेचर हो, टोटल एनर्जी हो, वॉल्यूम हो, डिपेंडिंग अपॉन द एंसेम्बल कैसा हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैनोनिकल एंसेम्बल जहां पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वैलिड है, उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? वही जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या ये जैसे ये स्टेटमेंट आप थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर सिस्टम हैज अ एनर्जी ई इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा बाई एप्सिलॉन, वेयर बीटा इज 1/kt। बीटा इज ये जो बीटा इज 1/kt, ठीक है। के बीटा टी है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बीटा टी उसकी एक वैल्यू होता है, कैपिटल ई इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो बीटा इज 1/k बीटा टी, फाइन। So probability that the system have a energy epsilon is basically e to the power minus beta epsilon, okay। और ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, दिस इज कॉल्ड द मैक्सवेल फैक्टर, सॉरी बोल्ट्जमैन फैक्टर, फाइन। अब तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैनोनिकल एंसेम्बल से हमको क्या मिला कि एक पर्टिकुलर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी दैट उसकी एनर्जी जो होगा वो आपका एप्सिलॉन होगा। दैट मीन्स मान लो एनर्जी का एक बहुत लंबा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पर्टिकुलर रेंज बता दिए। बेसिकली ऑलवेज जब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, सो इट इम्प्लाई दैट योर एनर्जी इज बिटवीन ई टू ई प्लस डेल्टा ई। तो डेल्टा ई टर्म को लिखा नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी हैज टू बी मल्टीप्लाइड ई टू द पावर, अगर ये डिस्क्रीट है तब ये वैलिड है, कंटिन्यूअस में एक एनर्जी रेंज होगा, डेल्टा ई होती है, ठीक है। तो हम ये वाला फैक्टर को हम चैप्टर 5 में ले आए, फाइन। वही चीज है एक्सपोनेंशियल ई, जहां पे ई क्या था, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बाई के बीटा टी। समझ में आया? इक्वेशन 5.2 समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा बिकॉज, हाँ बताओ ना क्या हुआ, बताओ। ये आपको
अगर समझ में आया तो मैं एक सवाल ये पूछता हूँ, टाइम है? वाह वाह, आज तो भाग रहा है यार, कैसे क्लास होगा? आई हैव ओनली 15 मिनट, कुछ करना पड़ेगा वरना 15 क्लास में तो नहीं होगा। बिकॉज आई एम गोइंग स्लो, बिकॉज आई हैव टू गो स्लो। स्टार्टिंग में हम तेजी से नहीं जा सकते। अच्छा फाइन, हमें एक बात ये बताओ, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक्स में कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल हैव एनर्जी एप्सिलॉन इज गिवन बाय e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाय kt, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उसी चीज को घुमा के बोल रहे हैं कि दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट मीन्स the fraction of molecules having velocity vx to vx plus dvx is nothing but the same thing, e to the power energy half m vx square by k beta t। तो ये कैसे आया बताओ हमें, समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? वहां तो बोला था कि सिस्टम की एनर्जी ई होने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने की फंक्शन क्या है। दोनों को कोरिलेट कैसे किए? सर सर मतलब जब हम कोई भी पार्टिकल्स या जो हम जिस पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो वो Vx या Vx प्लस dv के बीच में है, दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से है ये सब। हाँ, तो इसको समझने के लिए हमको पहला इक्वेशन देखना पड़ेगा। हमने टोटल एनर्जी को 3 पार्ट में तोड़ दिए हैं, ठीक है? that you can understand. I have divided the total energy in 3 parts: half m vx square, half m vy square, half m vz square. That add up to total energy, ठीक है? अब तो हम इसको घुमा के कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट कि माई contribution of total energy from the x direction in velocity, माने टोटल एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर है, वो 3 पार्ट में ऐड होके बन रहा। एक पार्ट एक्स एक्सिस के मोशन की वजह से आ रहा, एक पार्ट है वेलोसिटी फॉर वाई एक्सिस मोशन, एंड तीसरा पार्ट है जेड एक्सिस मोशन, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो कि एनर्जी जो है माने दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस मोशन ओनली, दैट मीन्स समझ रहे हो ना, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, because half m vx square represents the energy that is coming from the component along x axis, velocity component from x axis, ठीक है? इसको हम घुमा के कह सकते हैं कि the probability that the energy component is half m vx square is this one, e to the power minus half m vx square by k beta t, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बस ये कहता है कि probability that the system have energy of this one, ठीक है? वो ये नहीं कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज दिस वन। हम उस चीज से इस चीज को कोरिलेट किए हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमारी एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर होगा तब जब हमारी वेलोसिटी इस रेंज में होगी, ठीक है? इस वजह से अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट माय एनर्जी इज दिस वन इज सिमिलर दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज Vx from Vx to Vx plus dVx। समझ में आया? यस सर। क्योंकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये नहीं कहा गया है कि यू डायरेक्टली अप्लाई इट टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऐसा नहीं कहा गया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सिंपल कहता है कि एक सिस्टम की एनर्जी अगर एप्सिलॉन है, वो माने सिस्टम की एनर्जी एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज e टू द पावर एप्सिलॉन बाय kt, वो बस इतना बताता है। वहां से मैंने ड्रैग किया कि अगर सिस्टम की एक्स एक्सिस के वजह से एनर्जी होता है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि वेलोसिटी मस्ट बी बिटवीन vx टू vx प्लस dvx, सो आई कैन यूज द सेम प्रोबेबिलिटी टू डिफाइन माय डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फाइन, तो ये इतना माने कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हम एक चीज से दूसरा चीज को कोरिलेट कर रहे हैं। ये समझ में आई कैसे हम कोरिलेट किए हैं? फाइन है ना? यस सर। हाँ, अगर ये समझ में आया देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वेलोसिटी जो है 3 कंपोनेंट से बनता है, vx, vy, vz। फाइन, तो
Similarly I can write 5.2 for y component, 5.2 for z component. ठीक है, like the velocity that can have between vy to vy plus delta vy will be similar, half m vy square by twice kbt. Okay, similar for z. आप तीनों को गुना कर देंगे तो मेरी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी. लाइक मैं थोड़ा बुक से अलग जाके पहले मैं 5.8 को लिखना चाहता हूं. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई? आइडेंटिकल रिजल्ट्स इज एप्लीकेबल फॉर vy एंड vz आल्सो. ठीक है, फाइन. सो इस स्टेटमेंट को आप पहले लिख लो कि मॉलिक्यूल फ्रैक्शन व्हिच हैज वेलोसिटी कंपोनेंट बिटवीन vx vy vz and vx plus delta vx vy plus delta vy and vz plus delta vz is nothing but multiplication of these three terms. ठीक है, वहां से सेकंड टर्म कैसे आ रहा मैं बाद में बताता हूँ, वो डेरिवेशन में है. ये स्टेटमेंट समझ में आया ना? जस्ट दिस वन, प्रोपोर्शनलिटी में मत जाओ. ये समझ में आया ना कैसे आ रहा? हाँ. चलो बढ़िया. अब हमको क्या निकालना है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल लेते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया मेरे. फाइन. ये जो आपके इक्वेशन 5.12 है वो हमको मिल जाएगा. फाइन. तो उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा? हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. ठीक है, अब आप थोड़ा सा इक्वेशन 2 को ध्यान से देखते हैं. इक्वेशन 2 वो बोल रहा है कि GVx इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस हाफ kVx स्क्वायर बाई ट्वाइस kT. ठीक है, अगर हम दैट मीन्स इसको प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में ले जाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको कॉपी में लिखो. GVx इक्वल टू a इंटू दिस टर्म. लिखे हो? पर सर ए कौन सा कांस्टेंट होगा? उसी को निकालना है, पहले लिख लो, वही तो निकालेंगे. ये होगा ना? सर क्या लिखना है फिर से बोलिए. GVx इक्वल टू a सम कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी से हम इक्वालिटी में जा रहे हैं तो हमको क्या करना होता है? सम कांस्टेंट इनटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस हाफ vx स्क्वायर बाई ट्वाइस कैपिटल t. ठीक है ना? यस सर. यस सर. अब लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में. ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? Vx कैन बी एनीवेयर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. समझ में आ रहा? माने Vx की वैल्यू 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, प्लस डायरेक्शन. सिमिलरली इन माइनस डायरेक्शन इट कैन बी 10, 20, एनीथिंग. तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी बिकॉज दिस आर मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन. तो सारे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 आएगा. समझ में आ रहा? हाँ सर. तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, तो राइट हैंड साइड में क्या है? a इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर. ओके, ये राइट हैंड साइड में है कि नहीं? तो और हम फिर ये कहां से आ रहा है? इक्वेशन 5.3 मैं आपको समझाता हूं. फॉर द टाइम बिंग आप मान लो कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है रूट ओवर दिस वन जो इक्वेशन 5.3 में लिखा हुआ है. उसको फॉर द टाइम बिंग आप मान लो. वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूं बाद में, बट फॉर द टाइम बिंग आप इस इक्वेशन को मान लो कि ऐसा है. मीन्स दिस आर स्टैंडर्ड गामा फंक्शन इंटीग्रेशंस, उसमें हम जा रहे हैं. जस्ट गोइंग टू दैट. ठीक है, फाइन. ठीक है, इस चीज को अगर मान लेते हैं तो इक्वेशन 5.4 मिलता है मुझे. क्योंकि a की वैल्यू क्या होगी तब? इसका उल्टा. समझ में आया?
सर नहीं, वापस एक बार बताओ ना। लेफ्ट हैंड One साइड minute. इज 1, लेफ्ट हैंड साइड इज 1, राइट हैंड साइड इज 1, a right hand side is a multiplied by root over twice 2 pi k beta t by m। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट साइड में a the constant multiplied by root over this term, so a will be 1 by this term। राइट। आ गया ना? हाँ। Yes, sir. so 5.4 आ गया। या गुड। सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एग्जैक्ट फॉर्म निकाल लिया। ओके, अब आते हैं ये इंटीग्रेशन कहाँ से हुआ। यहाँ तक 5.4, कितना टाइम है यार, ऐसे कैसे होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। यहाँ तक हो गया, इक्वेशन 5.4 हुआ। यस सर। यस सर। फाइन। तो अगर 5.4 हुआ तो इंटीग्रेशन में हम चलते हैं। या तब मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा कि एक तो इतना देर से स्टार्ट हुआ, पता नहीं फरवरी तक चलेगा क्या होगा। अभी हमको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे टीचर वेट कर रहे हैं, कैसे होगा यार। हम क्या किया है, बैटरी लो, बैटरी इज नॉट लो, मैंने बैटरी पे ही हूँ। हाँ देखते हैं, देखो ये स्टैंडर्ड गामा फंक्शन का फॉर्म है। ठीक है, गामा फंक्शन C3 आपको दिख रहा? ठीक है, हेलो, इट कैन बी प्रूफ की आपकी जरूरत नहीं है। यस सर, दिख रहा है। तो ये गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसमें क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस अल्फा, अल्फा इज एनी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर dx इज पाई बाई अल्फा। ओके, और डिराइव जो है ये आपके नीचे किया है एक सर्कल के रूप में, ये आप देख सकते हो इस किताब में। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को कहा जाता है गाउसियन। इसका जो शेप होता है वो फिगर C2 में दिया हुआ है, यू कैन सी इट, फिगर C2 आपको दिख रहा? ठीक है, ये जो e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इज अ डम्बल शेप। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड गाउसियन कहते हैं। ये आपको जिंदगी भर जहाँ भी पढ़ोगे गाउसियन आपको दिखेगा ही। इंजीनियरिंग में जाओ, इकोनॉमिक्स में जाओ, जहाँ आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होगा ये फंक्शन आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है e टू द पावर माइनस सम कांस्टेंट अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करते हैं तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है वो है C3 पाई बाई अल्फा। फाइन, ओके। डेरिवेशन 4 लाइन का है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नीचे डेरिवेशन किया हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जस्ट आप सर इसमें अल्फा क्या है? यहाँ आओ ना, अल्फा बताओ ना आप, इस इक्वेशन को देख के अल्फा की वैल्यू क्या है बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज अल्फा? 5.3 को देख के अल्फा क्या है बताओ ना। गॉसियन क्या? माइनस m 2 kbt। एग्जैक्टली, माइनस m बाई ट्वाइस के बीटा टी, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है, और रिजल्ट क्या था, पाई बाई अल्फा, उसी वजह से पाई बाई ये टर्म आ गई। समझ में आया? यस सर। गुड, चलो किसी को तो समझ में आया। आ जा भाई, अभी भी टुक टुक कर रहा। बट सर, जी सर, एक मिनट सर, इसको एंट्री करा दे। बट हाँ सर, सर, 5/4 में e रेज टू वो जो आया है टर्म, वो कैसे आया 5.3 में से? मैंने नहीं समझे सर वो ऐसा बोल रहा है कि जो 5.4 इक्वेशन है ना, उसमें GVX की जो वैल्यू आई है पूरी, वो अंडर रूट वाली टर्म तो ठीक है, लेकिन बाद में मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू वो जो टर्म है वो कैसे आई है सर? ये तो शुरू में था ही ना, GVX का फॉर्म क्या है, 5.2 में चलो, दिस इज 5.2, व्हाट इज 5.2? ये तो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, e टू द पावर माइनस एनर्जी बाई के बीटा टी, एनर्जी था हाफ एम वी स्क्वायर बाई 2, हाफ एम वी स्क्वायर, जो अंडर हाँ ये कौन सा कौन सा अंडर रूट टर्म को
कांस्टेंट का टर्म है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो अभी तो डिटरमाइन किए आप लोग, ये जो इंटीग्रेशन करवाए थे। यस यस वो तो आपका जो कांस्टेंट था इक्वालिटी माने 5.2 का जो इक्वालिटी कांस्टेंट है, ये तो इक्वालिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी जाने में एक कांस्टेंट नहीं आता है मैथमेटिक्स में, वो कांस्टेंट तो अभी हम डिटरमाइन किया। यस तो जो उसी को ए मैं, था उसकी वैल्यू है। हाँ ये ए की वैल्यू है, समझ में आया? यस सर। हाँ हे राम, अगर समझ में आ गया तो चलो कोई होप है। अभी मेरे पास कितना टाइम है यार? 1:15 से किसी और का क्लास है ना? यस सर यस सर। लेक्चर है सर। यस सर जाना तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, आज तो टाटा बोलते हैं। रुको मुझे पहले अटेंडेंस ले लेने दे, डाउनलोड अटेंडेंस। मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, समझ गए? तो मेरा क्लास नहीं होगा 15 में, तो टाइम ही नहीं है, अटेंड कराने में ही चला जाता है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सोमवार को फिर मिलते हैं। किताब तब तक जुगाड़ कर लो और हम इसी किताब से एकदम हुआ फॉलो कराएंगे। ओके थैंक ठीक है, टाटा। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर। Thank you, sir. यू सर। सर